गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। सभी का स्वागत है। रोहित कुमार, फैन ऑफ काजल मैम, सनी कुमार, अनिल कुमार, इधर हैं परवेद आलम और मोहम्मद प्रताप सिंह। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आइए, जो बच्चे नहीं आए अभी तो बहुत कम आए हैं। आओ आओ जल्दी लाइव आओ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट भी हो जाएगा। बस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का डायग्राम हमने लास्ट क्लास में बना लिया था ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स और किस तरीके से यूरिन बनता है नेफ्रॉन्स के अंदर वो पढ़ना है। आ गए हैं लाइव कि थोड़ी देर और इंतजार किया जाए, 1 से 2 मिनट सभी बच्चों का। चलो 1 से 2 मिनट और इंतजार करते हैं, आओ जल्दी, क्योंकि आज फिर मेरी इसके बाद भी क्लास है 9 से 10 यूट्यूब पर। अगर आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है तो 9 से 10 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको कितना आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ, यूट्यूब पर भी होगी वो क्लास 9 से 10 बजे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं और जल्दी आज अपना चैप्टर भी बस मुश्किल से 40-45 मिनट का है चैप्टर बचा है अपना। फिर सोमवार से हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम का एक वीडियो अपलोड करवाऊंगी। बिकॉज स्केलेटल सिस्टम के लिए जो मेरे पास पीपीटी थी ना वो खो गई है, तो एक वीडियो में सारा स्केलेटल सिस्टम आप वैसे ही पढ़ लेंगे तो ये बहुत होगा। चलो करें फिर स्टार्ट आज की क्लास। हाँ जी, ओके, आ गए हैं लाइव। आज अमित कुमार जी आ चुके हैं, शिव शंकर। और मुझे मोबाइल फोन को थोड़ा सा साइलेंट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आते हैं, उस समय मैसेज भी आते रहते हैं। चलो मैम कभी केवल मेरा भी नाम लीजिए। ओके, सुलेखा कुमारी का नाम लेते हैं, बहुत गुस्सा हो रही हैं। इधर है फैन ऑफ काजल मैम, आपका नाम ले लिया है आपने बेटा, मेरे नाम से आपने आईडी बना रखा है ना। चलो अच्छी बात है, तो बच्चों का प्यार है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब कुछ ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। थोड़ी सी बैटरी थोड़ी सी आज लो भी है, लेकिन मैंने चार्जिंग पे लगा रखी है हालांकि। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी के बारे में पढ़ रहे थे। किडनी के अंदर क्या होती हैं, तो किडनी की यूनिट हम किसे बोलते हैं? बोले तो किडनी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। और देन हमने नेफ्रॉन का इमेज बनाया था लास्ट क्लास में कि नेफ्रॉन कैसा दिखता है। और नेफ्रॉन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब नेफ्रॉन को रखोगे तो नेफ्रॉन आपको कैसा दिखेगा, कैसा आपका दिखेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैंने लास्ट क्लास में ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना बच्चों, बनाया था ना, याद है ना? लास्ट क्लास में हमने ऐसा डायग्राम बना के पढ़ा था कि एक नेफ्रॉन ऐसा है। एक किडनी में कितने होते हैं? 1 मिलियन होते हैं। इसका मतलब मैम दोनों किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन डिट्टो ऐसे दिखेंगे। ये सारे नाम लास्ट क्लास में याद करवाए थे। इफ्रेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद बताया था मैंने बोमिन्स कैप्सूल जो सी जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो फिल्टर है इन्हें ग्लोमेरुलस फिल्टर बोलते हैं। पीसीटी, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, और ये जो नीचे की तरफ घूमती है इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, ऊपर की तरफ घूमती है उसको असेंडिंग कहते हैं। सारी चीजें बता दी थी। अवरोही नलिका, आरोही नलिका, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में बता दी थी। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये लग रहा है कि ये क्या चल रहा है? ऐसा बच्चा हुआ तो उसे मैं चांटे मारूंगी क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, सारी चीजें पढ़ा चुकी हूं। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि किस तरीके से खून में से यूरिन सेपरेट हो जाता है। देखो, जब मैंने ये बात बता दिया है कि किडनी क्या काम करता है। किडनी काम करता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। किडनी खून को छानता है। क्यों छानता है? थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, खून को छानना। क्यों छानता है? क्योंकि खून के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, जैसे सोडियम क्लोराइड, मिनरल्स, आयंस, और जैसे थोड़ा बहुत पानी, है ना। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन दूसरी साइड किडनी में अमोनिया, यूरिया, किडनी में जो खून आता है उसमें खून में अमोनिया, यूरिया, यूरिन, ये सब आता है। चलो लिख लेते एक पेज पे वापस से ताकि अच्छे से आपको याद हो।
किडनी के पास जो ब्लड आता है, जो खून आता है, वो खून बहुत सारी चीजें लेकर आता है। क्या क्या लेकर आता है जरा लिखो। उस खून के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल होता है। उसी खून के अंदर होता है ग्लूकोज। उसी खून के अंदर होता है पानी। जो पानी आप पीते हैं वो सारा पानी का तो अवशोषण नहीं होता है ना, उसमें से सिर्फ कुछ पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाकी तो यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। उसके अलावा कुछ आते हैं आयंस, कुछ मिनरल्स आ जाते हैं बच्चों, कुछ क्या आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं अच्छे कंपोनेंट जिनकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन यहीं पर साथ में यूरिक एसिड भी आता है इस खून के अंदर। लीवर बनाता है यूरिया और यूरिया बना के डाल देता है अमोनिया। ये सब क्या होती हैं? टॉक्सिक चीजें होती हैं। तो इसका मतलब मैम ऊपर वाली चीजें हैं, ये तो हमें जरूरत है। जो खून किडनी के पास आया है, सारे ऑर्गन्स का ब्लड आता है किडनी के पास, आपके हार्ट से, लीवर से, पैनक्रियास से, सबसे आता है किडनी के पास छन्ने के लिए। और उस खून के अंदर ये सारी चीजें मिलके आती है। ये सारी चीजें हमारे बॉडी में जरूरी हैं, ये रहनी चाहिए। ये शरीर से बाहर चली गई तो आप समझ लीजिए आपका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जैसे क्रिएटिनाइन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब टॉक्सिक होते हैं। तो इन्हें हम हमारी किडनी छान देते हैं और छान के ये सब किसके अंदर, यूरिन की फॉर्म में बना देती है। और फिर इस यूरिन को हम क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं यूरेथ्रा वाले पार्ट से। ये सारी चीजें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब आज क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से खून अलग हो जाता है इन चीजों को छोड़ के, किस तरीके से अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन होता है, कहां पर ग्लूकोज का होता है, कहां पर पानी का होता है, और फिर देन फाइनली ये सारी चीजें कैसे निकल जाती हैं। ठीक है, तो आप जरा सुनिए। जब मैं ये कहूं कि किडनी के पास खून आया है तो आप समझ जाओगे कि उस खून में इतनी सारी चीजें आई हैं। हाँ जी मैम, आप समझ जाएं, हम समझ जाएंगे। किडनी के अंदर कहां आएगा खून? किडनी की सेल्स में आएगा। और किडनी की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। भाई जब मेरी किडनियों के अंदर खून आया है तो वो खून धीरे 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 कहां जाएगा? हर एक नेफ्रॉन के पास जाएगा। और नेफ्रॉन के पास ही तो फिल्टर है, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर है, यही तो छानेंगे। तो जैसे ही आपकी किडनी के पास सारा का सारा खून आता है तो वो हर एक नेफ्रॉन के पास जाता है। हम एक नेफ्रॉन में पढ़ लेंगे कि किस तरीके से खून फिल्टर होता है, तो बाकी सारे 2 मिलियन नेफ्रॉन में ऐसे ही हो रहा होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी से किडनी के पास खून आया, ब्लड आया, क्यों आया ब्लड? फॉर द फिल्ट्रेशन। क्या होना है इस खून का? इस खून का होना है फिल्ट्रेशन। खून आया है सारे ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से ब्लड आया, खून आया। अब इस खून के अंदर वो बहुत सारी चीजें आई हैं जो हमने लिखा है स्लाइड पे। ये खून आया, ऐसे बहुत सारी डक्ट्स लेकर आती हैं, ऐसे खून आता है। तो ये नेफ्रॉन के सबसे पहले वाले हिस्से में आता है। नेफ्रॉन के सबसे पहले वाले हिस्से में आता है। तो कहां पर आता है आप बताओगे? ये आता है एफरेंट आर्टरी में। देखो ये बना हुआ ना, ये ऐसे डायरेक्शन का लोगो बना हुआ है, एफरेंट आर्ट्रियोल। मैं लिख भी देती हूं एफरेंट आर्ट्रियोल का। आर्ट्रियोल का मतलब होता है सबसे छोटी आर्टरी, बहुत छोटी छोटी आर्टरी होती है ये। सारा खून इस एफरेंट आर्ट्रियोल में आया, ऐसे देखो लाल कलर का दिख रहा है, खून आ रहा है। उस खून में वो सारी चीजें आई। अब खून आया और खून उन सारी चीजों को लेकर आया, और किस में आया? तो आप बताओगे सबसे पहले आया है एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल का मतलब होता है बेटा बहुत छोटी आर्टरी, बहुत छोटी आर्टरी। इसके अंदर आया, आकर ये जो सी जैसी स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला था बोमेंस कैप्सूल, ये खून इस कैप्सूल के अंदर आता है। कैप्सूल के अंदर होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये फिल्टर क्या है? एक बच्चे ने लास्ट क्लास में ही पूछा था बेटा, इस फिल्टर के अंदर ऐसे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज मैंने पहले ही पढ़ाया है। कैपिलरीज का मतलब होता है केशिका, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली, जिसके अंदर मिक्स टाइप का खून होता है। यहां पर ऑक्सीजन या CO2 वाले खून की बात ही नहीं हो रही है। तो ये सारा खून इस फिल्टर के अंदर आता है। फिल्टर का नाम होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। और इस फिल्टर के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज रहती हैं। ये कैपिलरीज टिश्यू की बनी हुई होती हैं, स्क्वैमस टिश्यू की बनी हुई होती है, वो मैं लिखवा दूंगी। तो जैसे ही खून आया तो बेटा खून
अब आएगा, खून तो एक मीडियम है, इन सारी चीजों को लाकर यहां छोड़ देगा, खून वापस चला जाएगा। ये देखो लाल लाल, ये खून का रास्ता है। फिर खून यहां से वापस हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा, फिर से वो सारी चीजें लाने के लिए। तो ये आर्टरी वो आर्टरी है जिसके अंदर खून आता है, नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, इससे खून चला जाता है वापस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पार्ट्स लिख लो, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। इस तरीके से बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम नोट्स बनाएंगे कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन किस तरीके से हैं। नेफ्रॉन के भाग या नेफ्रॉन के पार्ट्स किस तरीके से वो काम करता है। सबसे पहला नेफ्रॉन का पार्ट होगा तो वो हम क्या लिखेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। हिंदी में कोई नाम नहीं है बेटा इसका, जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत करना। एफरेंट आर्ट्रियोल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या आया है, ब्लड आया है, तो इसका फंक्शन क्या लिख दोगे, इट रिसीव blood from different body organs, from body organs लिख लो, कोई बात नहीं, from body organs। इसका कार्य क्या है, सभी अंगों से आने वाले खून को प्राप्त करना। सबसे पहले खून इसी में आता है, सबसे पहले खून इसी में आता है, इसी धमनियों में आता है, या इसी धमनी में आता है, लिख लो, इसी धमनी में आता है। अब ये धमनी क्या करती है, तो ये धमनी इस ब्लड को ट्रांसफर कर देती है। इस ब्लड को आगे ट्रांसफर कर देगी बेटा बोमेन्स कैप्सूल में। किस में ट्रांसफर कर देगी, बोमेन्स कैप्सूल में। हिंदी में बोमेन कैप्सूल को लिख दोगे बोमेन का संपुट, बोमेन का संपुट। सारा का सारा जो पीछे से खून आया है उस खून को ये बोमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफर कर देगा। और बोमेन्स कैप्सूल क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो सी जैसा ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल बना हुआ है, इसे बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल कैसा है, सी लाइक ऑर्गन, मतलब सी शेप का, ठीक है, सी आकार का। अब इस बोमेन कैप्सूल में क्या होते हैं, इस कैप्सूल में लगे हुए होते हैं फिल्टर, और जिन फिल्टर का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्टर। इसके अंदर कौन से फिल्टर लगे हुए हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर। हिंदी में बोलेंगे ग्लोमेरुलस का गुच्छा या ग्लोमेरुलस फिल्टर लिख दो। और इन फिल्टर के अंदर खून अलग होके वापस निकल जाता है। अब इस फिल्टर के अंदर क्या है, तो बेटा इस फिल्टर के अंदर होते हैं कैपिलरीज, बहुत सारी। क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज को हिंदी में बोलते हैं केशिका, कोशिका मत लिख देना। और ये कैपिलरीज किसकी बनी हुई होती है, तो एक टाइप के टिश्यू, कौन से टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस उत्तकों से मिलकर बनी हुई होती है। और इस फिल्टर के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड अलग हो जाता है, खून वो जो है वो अलग हो जाता है। इस फिल्टर के अंदर खून अलग हो जाता है, और देन खून अलग होकर किस आर्ट्रियोल में चला जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल में। ठीक है, खून अलग हुआ तो अब दूसरा पार्ट क्या लिख दोगे, इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल क्या मतलब होता है, बहुत छोटी आर्टरी, आर्ट्रियोल। अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसने तो खून को लिया, इसने खून को रिसीव किया, ये खून को वापस भेज देगी बॉडी ऑर्गन्स में कि जाओ और लेकर आओ सारा टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये क्या करेगी, इट ट्रांसफर ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स, टू बॉडी ऑर्गन्स। यह शरीर के अन्य अंगों तक खून को वापस भेज देती है। यह शरीर के ऐसे ही नोट्स बना लेना जैसे मैं बना रही हूं, ऐसे ही अन्य अंगों तक खून को वापस भेज देती है, अंगों तक खून को वापस कर देती है। क्योंकि खून को थोड़ी ना यूरिन की फॉर्म में निकालना है, पेशाब में थोड़ी खून लेना है अपन को, खून को वापस भेज देती है, वापस भेज देती है। इसका मतलब मैम खून आया
और खून अपने अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर आया। उसमें से कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ खराब चीजें हैं। अब उनमें से जो अच्छी चीजें हैं वो तो हमारे बॉडी में वापस जानी चाहिए, लेकिन खराब चीजें हैं वो यूरिन की फॉर्म में नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में जाती रहेंगी। दोनों का फंक्शन समझ में आ गया कि एफरेंट आर्ट्रियोल में तो खून आएगा, इफरेंट वापस भेज देगी। खून खत्म, खून का खेल खत्म। खून आया, अपनी सारी चीजें यहां छोड़ गया, इन फिल्टर के अंदर छोड़ गया, वापस चला गया, फिर आएगा, इसके अंदर छोड़ जाएगा, फिर आएगा, इसके अंदर छोड़ जाएगा। तो खून का तो यहां तक कोई रोल ही नहीं है, खत्म हो चुकी है चीज। अब बच्चों खून क्या क्या लेकर आया, तो इस स्लाइड में सब लिखा हुआ है। खून ये सारी चीजें लेकर आया। इसका मतलब मैम इन सारी चीजों को खून कहां छोड़ गया? इस कप जैसी स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं? फिल्टर लगे हुए हैं, और इन फिल्टरों को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। सारा का सारा मैं बाद में लूंगी, अभी नहीं, है ना। सारा का सारा ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस खून के अंदर घुल के आए वो यहां रह गए। अब आप एरो देखो बेटा, ये एरो लगा हुआ, ये सारी चीजें जाएंगी नीचे की तरफ, इधर ऐसे, ये एरो लगा हुआ है ना। तो सारी चीजें जो भी खून के अंदर आई थी, ये सारी चीजें इस फिल्टर से नीचे छन छन के, जैसे चाय से छन छन के चाय नीचे चली जाती है ना, तो वो सारी। तो अब आप लिखोगे अगला पार्ट, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्टर, बस फिल्टर का काम था, खून को छाना, बाकी सब चीजें नीचे भेज देना। अब जाएगा बाकी का जो सब्सटेंसेस है वो 3 नंबर पार्ट में। 3 नंबर पार्ट कौन सा है? तो आप देखो, इस डक्ट को हमने क्या नाम दिया था? लिखा हुआ ना पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। खून चला गया, बाकी सारी चीजें यहां आ गई, और इस डक्ट को, इस नली को बोलते हैं पीसीटी। तो अब सारी चीजें आ गई हैं पीसीटी में। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या बताया था? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल हिंदी में आगे की तरफ घूमी हुई नलिका बोल देते हैं। आगे की तरफ घुमावदार नलिका या घूमी हुई नलिका, ऐसा कुछ कह देते हैं। अब इस पीसीटी में क्या होता है वो सुन लीजिए। सबसे पहले इस पीसीटी में क्या होता है? सबसे पहले इस पीसीटी के अंदर ये वाला पार्ट जो पीसीटी का, यहां पर अंदर की तरफ ये जो लाइनिंग है ना, इसमें अंदर की तरफ पतली पतली नलियां होती हैं, पतली पतली डक्ट होती हैं। ये डक्ट क्या करती हैं? जो भी पीछे से चीज आई, अब पीछे से चीज क्या आई है? ये इतनी सारी, इन सब में से सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करती हैं किसका? आप बताओगे, अमीनो एसिड का। पीसीटी के अंदर क्या होता है? एक तो अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अमीनो एसिड तो हमारे बॉडी में रहने चाहिए ना। अमीनो एसिड थोड़ी ना बाहर चले जाने चाहिए यूरिन की फॉर्म में। अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो गया। इतनी सारी चीजें आई थी बेटा, ये देखो खून में अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो गया। एग्जाम का पहला क्वेश्चन, नेफ्रॉन के किस हिस्से में अमीनो एसिड का अवशोषण होता है? क्या बताओगे? पीसीटी में। अमीनो एसिड नहीं जाने चाहिए यूरिन, पेशाब में, वरना तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगला, ग्लूकोज भी नहीं जाना चाहिए। तो ये पीसीटी क्या करती है? अमीनो एसिड के साथ साथ दूसरा किसका अब्जॉर्प्शन करती है? ये ग्लूकोज का भी अब्जॉर्प्शन कर लेती है, कि ग्लूकोज बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्लूकोज का भी अब्जॉर्प्शन करता है कौन? तो पीसीटी। तो एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो हमारी यूरिन की फॉर्म में अमीनो एसिड, ग्लूकोज आए थे, वो नेफ्रॉन के किस हिस्से में उनका अवशोषण हो गया? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीसीटी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीसीटी। अब आता है अगली बात, पीसीटी 2 पार्ट में बंटा हुआ है। पीसीटी के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? तो जरा लिखिएगा। एक को बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ घूमी हुई नलिका, और दूसरा होगा असेंडिंग लिम्ब, दूसरा होगा असेंडिंग लिम्ब। पीसीटी के 2 हिस्से हैं। कौन कौन सा? डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। समझ में तो आ रही होगी ना चीजें? समझ में तो आ रही है ना? हिंदी में बोलेंगे उतरती हुई नलिका या अवरोही नलिका, इसे बोलेंगे आरोही नलिका, आरोही नलिका। अब बेटा इस पीसीटी और डीसीटी का दोनों का फंक्शन होता है। क्या काम होता है? डिसेंडिंग लिम्ब क्या करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसेंडिंग लिम्ब करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। इसका
मतलब क्या हो गया, यह नेफ्रॉन का भाग पानी का पुनः अवशोषण करता है। अब पुनः अवशोषण का मतलब क्या है बेटा, आपने दिन में मान लो, फॉर सपोज आप मान लो कि आपने एक दिन में 5 गिलास पानी पिया। अब 5 गिलास जब पानी पिया, पहली बात तो 5 के 5 गिलास पानी ना तो आपके बॉडी में रहता है, ना ही सारा यूरिन की फॉर्म में बाहर जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा, है ना। पहला क्या हो जाएगा, आप बताओगे, आप पहला क्या बताओगे कि पानी जब मैंने पहली बार पिया तो एक बार तो पानी का अब्जॉर्प्शन तब हो गया, दूसरी बार नेफ्रॉन में हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं यहां पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण होता है पानी का। जितना पानी पिया है अगर उतना पेशाब की फॉर्म में आप बाहर निकाल दोगे तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको निर्जलीकरण हो जाएगा, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो जितनी जरूरत है आपके शरीर को उतना पानी डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो जाता है, सारा नहीं होता है, जितनी जरूरत है उतना पानी। और अगर ये डिसेंडिंग लिम्ब में पानी का अब्जॉर्प्शन होने में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और आपको बीमारी हो जाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। बिना पानी के आपका शरीर वैसे काम नहीं कर पाएगा। जब इस डिसेंडिंग लिम्ब में प्रॉपर तरीके से पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो आपको डिहाइड्रेशन, आपको निर्जलीकरण हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, असेंडिंग लिम्ब का क्या काम होता है। असेंडिंग लिम्ब जो भी पीछे से चीज आई जिसमें से अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज का हो गया। देखो एक बार फिर से डायग्राम से समझाती हूं। यहां पे क्या हुआ, अमीनो एसिड ग्लूकोज का हो गया। इस हिस्से में ये डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें क्या होगा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, यहां पर कुछ बीमारी हो गई तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। फिर इस हिस्से में आएगा तो यहां पर इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, और इस हिस्से में सोडियम क्लोराइड प्लस कुछ मिनरल्स, जो भी मिनरल्स आते हैं खून के अंदर, जैसे कैल्शियम वगैरह आता है, क्लोरीन वगैरह आता है, और साथ में आपके आयंस, जो भी आयंस आए हैं, चाहे बाइकार्बोनेट आयंस आए हो, कोई भी आयन आया हो, इसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आप बताओगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, तो आप लिखोगे अब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में कॉमा लगा के लिखेगा आयंस एंड मिनरल्स। इन सब का अवशोषण करना। असेंडिंग लिम्ब के अंदर नमक, आयन और खनिज तत्वों का अवशोषण हो जाता है। खनिज तत्वों का अवशोषण हो जाता है। ये लो, इन सारी चीजों का अब्जॉर्प्शन हो गया है। सारी चीजों का अब्जॉर्प्शन हो गया। अब एक बात, इस स्लाइड को देखो यहां पर। अब एक बार इस स्लाइड को देखो यहां पर। देखो, हमने कहा खून में क्या क्या आया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पानी, आयंस, मिनरल्स प्लस सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अच्छी चीजें थी। अमीनो एसिड का आपने अवशोषण करवा लिया, ग्लूकोज का करवा लिया, पानी का करवा लिया, आयंस का करवा लिया, मिनरल्स का करवा लिया, सोडियम क्लोराइड का करवा लिया। मतलब अच्छी चीज तो आपने रख ली ना अपने पास। इसकी जरूरत थी, वो सारी चीजों को हमने यूरिन की फॉर्म में बाहर नहीं जाने दिया, रख लिया। और यहां से फिर इसी पीसीटी से वापस धीरे धीरे कुछ कैपिलरीज होती हैं, वो इन सारी चीजों को लेके चली जाती हैं हर एक बॉडी ऑर्गन्स तक। अब बचा क्या, ये सारी चीजें बची। और ज्यादा मात्रा का पानी, एक्सेस वाटर, जो ज्यादा पानी था, सारा पानी का तो अब्जॉर्प्शन नहीं करवाया ना, फिर तो फूल जाओगे आप अगर सारा पानी एब्जॉर्ब करवा लिया। ये सारी चीजें क्या क्या, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये सारी चीजें अब क्या होंगी, आगे जाएंगी। आगे कहां जाएंगी, डीसीटी में। अब इन सारी चीजों में पीसीटी एक काम और करता है। पीसीटी ने इन सब का अब्जॉर्प्शन करवा लिया। अब क्या करेगा पीसीटी, जो भी बची हुई चीज है उसमें H+ आयंस का सिक्रेशन करेगा। किसका सिक्रेशन, H+ आयंस का सिक्रेशन करेगा। हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन करेगा, श्रावण करेगा। इसीलिए जो चीज बची वो आगे जाकर आपका यूरिन बनेगा। इसीलिए आपके यूरिन का पीएच वैल्यू एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें H+ आयंस की मात्रा ज्यादा होती है। तो पीसीटी ने जो भी चीज बची उसमें हाइड्रोजन आयन डाल दिया। हाइड्रोजन आयन
जब ज्यादा होते हैं किसी सॉल्यूशन में तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। हमारी पीएच वैल्यू यूरिन की 6 होती है क्योंकि उसमें H+ आयन सिक्रीट करके डालता है कौन? पीसीटी। तो ये हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन करेगा जो बची हुई चीज है, और बची हुई चीज को ही हम क्या बोलेंगे? यूरिन बोलेंगे। अब पीसीटी से ये यूरिन कहां जाएगा तो आप खुद देख लो। यहां तक तो सारी चीजों का अब्जॉर्प्शन हुआ, बची हुई चीज गई है डीसीटी में, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और फिर इस डीसीटी से ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट करने वाली किसको कलेक्ट करेगी? इसके अंदर जो भी आएगा वो यूरिन कहलाएगा, वो मूत्र और पेशाब कहलाएगा, और फिर मूत्र या पेशाब कहलाएगा। किसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर बहुत सारा यूरिन आ गया और इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ ये यूरिन का फ्लो है, लिखा हुआ यूरिन फ्लो, क्योंकि इसमें क्या बचा? यूरिन। अब ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट किनारे हैं वो जुड़े हुए होते हैं इस डक्ट से, और इस डक्ट को क्या बोलते हैं? यूरेटर। सारा यूरिन यूरेटर में आएगा और देन यूरिनरी ब्लैडर में आएगा यूरिन, और फिर यूरेथ्रा वाले पार्ट से क्या कर देंगे? हम इसे आउट कर देंगे। यही तो रास्ता बताया था मैंने यूरिन का, यही तो रास्ता बताया था मैंने यूरिन का। याद करो कि यहां पर यूरिन बनेगा, बनकर छन के नीचे आएगा डक्ट में, यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, कुछ समय के लिए स्टोर होगा, और देन यूरेथ्रा वाले पार्ट से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक नेफ्रॉन में बताया है 2 मिलियन नेफ्रॉन में खून छन के खून वापस चला जाएगा, यूरिन नीचे की तरफ आएगा। अब एक बार वापस समझा देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इमेज देखकर, है ना, आपको कोई भी ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा इसके अंदर खून आया, खून सारी चीजों को लेकर आया, कहां छोड़ दिया खून ने? इस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल में। इसमें फिल्टर दिए आपने, आपको भगवान ने नेचुरल फिल्टर दे रखे हैं। ये खून को छान के खून को इफरेंट आर्ट्रियोल में डाल दिएगा, चला जाएगा खून, वापस चला जाएगा। खून का सिंबल एरो देखो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। बाकी जितनी भी चीज खून लेकर आया वो इन फिल्टर में पड़ी है। इन फिल्टर से वो सारी चीजें नीचे की तरफ छन के जाएंगी। तो पहले सबसे पहले पीसीटी में जाएंगी, तो पीसीटी में ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर पीसीटी के निचले हिस्से को डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं जिसमें पानी का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमती है पीसीटी का पार्ट, उसे बोलते हैं हम असेंडिंग लिम्ब, जहां पर सोडियम क्लोराइड, आयन, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और देन बाकी की जो सारी चीज बची वो डीसीटी में जाती है। पीछे की तरफ घूमी हुई नलिका में कलेक्टिंग डक्ट में जाता है यूरिन, फिर यूरिन नीचे की तरफ जाता है किसमें? यूरेटर डक्ट में। यूरेटर डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा वाले पार्ट से आप बाहर कर देते हो यूरिन को। इस तरीके से एक नेफ्रॉन में हो रहा है, सेम प्रोसेस 2 मिलियन नेफ्रॉन में होता है। इसीलिए तो इतना सारा यूरिन आपका फिल्टर हो के आपके बॉडी से बाहर चला जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, पानी का कहां होता है। अब आपको एक फैक्ट बताती हूं। आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो ऊंट होता है वो ऊंट बहुत दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। सुना है ना? क्यों रह सकता है? अगर ऊंट को, हमारे यहां जो ऊंट होते हैं उसको 20 दिन तक भी आप पानी नहीं दोगे तो वो काम चल जाएगा। बिकॉज ऊंट के जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन का ये लूप ऑफ हैनले बहुत बड़ा होता है। ये पीसीटी डीसीटी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब बहुत बड़ा होता है, तो एक बारी में ही वो बहुत सारे पानी का अब्जॉर्प्शन कर लेता है। जितना पानी पिया उसमें से अप्रोक्स 90% वो क्या करता है? पानी का अब्जॉर्प्शन कर लेता है अपने डिसेंडिंग लिम्ब में, और अगले 8-9 दिन तक उसके शरीर में ये सारा पानी वापस चला जाता है। तो उसे प्यास लगती ही नहीं है, उसके बॉडी में पानी की कमी होती ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि ऊंट के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब या ऊंट के जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले है, ये लूप ऑफ हैनले बोला था ना, इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए वो एक बारी में जितना पानी पीता है उसमें से बहुत सारे पानी का अब्जॉर्प्शन कर लेता है, और उसके बॉडी के पास कभी भी पानी की कमी नहीं रहती है, तो वो पानी, उसको प्यास नहीं लगती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब है या फिर जो लूप ऑफ हैनले है उसका साइज छोटा है, इसलिए हमें बार बार प्यास लग जाती है, हमारे बॉडी में बार बार पानी की
कमी हो जाती है। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये सारे टर्म्स पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेंस कैप्सूल, एफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये कभी एग्जाम में आ जाएंगे तो क्या आप कर दोगे क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ बताएंगे यूरिन में पानी कितना होता है शिवशंकर, इसे बात करेंगे अभी। हाँ जी बताओ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो कर दोगे? पीसीटी ने हाइड्रोजन आयन सेक्रीट करा, बताओ समझ में आ गया है? थोड़ा सा टफ चैप्टर मानते, बट नीट वाले बच्चे होते हैं ना, वो उसे बहुत टफ चैप्टर मानते हैं, लेकिन है नहीं इसमें टफ वाला कुछ। अब कुछ फैक्ट लिख लो, कुछ फैक्ट्स या कुछ की पॉइंट्स लिख लो जो एग्जाम में सीधे आते हैं, जो एग्जाम में सीधे आते हैं। चलिए लिखिए, सबसे पहला क्या लिखोगे? एग्जाम में आता है यूरिन का कंपोजिशन। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यूरिन के अंदर क्या क्या होता है मैम, आपके पेशाब के अंदर क्या क्या है? यूरिन का कंपोजिशन, पेशाब या मूत्र का संगठन। यूरिन में दो टाइप की चीजें होंगी, एक तो आपकी यूरिन में नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं। नॉर्मल कंपोनेंट्स का मतलब है जो हर किसी के यूरिन में निकलते हैं, वो नॉर्मल है। आप हेल्दी हो तो ये सब निकलना चाहिए, सामान्य घटक। अब नॉर्मल का मतलब है आप कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है यूरिन का सैंपल दो। बहुत सारे टेस्ट यूरिन के सैंपल से ही होते हैं, है ना, हुआ होगा ना कभी आपको। तो यूरिन क्यों लेता है सैंपल में? क्योंकि यूरिन के अंदर जब अबनॉर्मल कंपोनेंट्स आते हैं तो वो बता देता है डॉक्टर को, इंडिकेट कर देता है कि कुछ ना कुछ बीमारी हुई है, कुछ ना कुछ कोई बीमारी हुई है। तो अबनॉर्मल कंपोनेंट्स जब आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपको कोई बीमारी का इंडिकेशन है। अबनॉर्मल कंपोनेंट्स असामान्य घटक, और ये आए तो इसका मतलब क्या है, किसका इंडिकेशन है? डिजीज का, कोई ना कोई आपको रोग हुआ है। इसलिए तो डॉक्टर यूरिन का सैंपल लेते हैं, या तो ब्लड का सैंपल या यूरिन का सैंपल, ये दो ही सैंपल ज्यादा लेते हैं, क्योंकि खून में भी सब कुछ होता है, यूरिन में मोस्ट ऑफ चीजें अब नॉर्मल आ जाती हैं। तो इसका मतलब आपको कुछ, जैसे आपके यूरिन में ग्लूकोज आ गया, ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है, इसका मतलब आपको डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने वाला है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनकी पेशाब पर मधुमक्खियां बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती हैं? सुना है कभी आपने? या चींटियां लग जाती है उनकी पेशाब पर, बिकॉज उनकी पेशाब में ग्लूकोज ज्यादा होता है। ग्लूकोज मीठा है, ग्लूकोज शुगर है, उनके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, तभी तो उन्हें डायबिटीज हुआ। और ज्यादा है तो वही ज्यादा ग्लूकोज खून के अंदर चला गया। तो अगर वो आपकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको डायबिटीज है, इसका मतलब आपको डायबिटीज है। तो अबनॉर्मल कंपोनेंट्स किसको इंडिकेट करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बीमारी हुई है। और जब यूरिन के नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नॉर्मल कंपोनेंट में होता है पानी। यूरिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 95% जो यूरिन है उसमें से पानी होता है बेटा। बाकी के 2.6% में यूरिया होता है, 2.6% में यूरिया है। बाकी जो बचा आपका 0.4% में यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है 0.4% में। कितना बचा? 2% बचा। 2% में होता है क्रिएटिनाइन। तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने बताया तो था कि यही तो होते हैं नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट्स, यही तो निकलने चाहिए यूरिन से बाहर। और मकसद क्या था? इनको बाहर निकालना। तो निकल तो गए यूरिन से बाहर, ये निकल तो गए हमारी यूरिन से बाहर, ठीक है। और अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज अब नॉर्मल माना जाएगा, तो इसका मतलब है आपको मधुमेह रोग, आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आपकी यूरिन में कुछ कीटोन बॉडीज होती हैं, कीटोन बॉडीज कुछ प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं, इसका मतलब है आपका लीवर खराब हो चुका है, लीवर डैमेज हो चुका है आपका, कहीं ना कहीं आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ऐसे ही अगर आपके यूरिन के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ गया, 95% से ज्यादा आ गया, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी ज्यादा आ गया इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है आपके बॉडी में, कहीं ना कहीं किडनी के अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा है। अगर ब्लड आ गया किडनी के अंदर तो इसका मतलब तो मैम किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनके ग्लोमेरुलस फिल्टर है वो काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो खून आ गया आपके यूरिन के साथ बाहर। और खून आ गया इसका मतलब आपकी किडनी फेल होने वाली है बेटा। इसका मतलब आपकी किडनी या तो फेल हो चुकी है, अगर आपकी यूरिन में खून आ रहा है इसका मतलब आपके किडनी के फिल्टर खराब हो गए हैं, तो ये इंडिकेशन है आपकी किडनी फेल्योर के, किडनी फेल होने वाली है बेटा, किडनी फेल हो चुकी है बेटा आपकी, है ना।
तो इसलिए यूरिन के अंदर ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, ये आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आपके बॉडी में सही मशीनरी सिस्टम आपका सही चल रहा है ना। लेकिन अगर ग्लूकोज आया तो डायबिटीज, कीटोन बॉडी आया तो लीवर डैमेज हो गया, पानी ज्यादा चला गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खून आ गया यूरिन में, इसका मतलब तो किडनी खराब होने वाली है बेटा। किडनी के अंदर फिल्टर काम नहीं कर रहे हैं, आपको भगवान ने जो नेचुरल फिल्टर दिए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपकी यूरिन का कंपोनेंट्स, कुछ इस तरीके से कंपोजिशन होता है आपकी और हमारी सबकी यूरिन का। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि पब्लिक टॉयलेट्स में जब आप जाते हैं तो जो फ्रेश यूरिन है, जिनकी टॉयलेट्स की सफाई नहीं करते हैं, तो फ्रेश यूरिन में क्या आती है, स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। और वो स्मेल किसकी वजह से आती है, अमोनिया की वजह से। तो हमारी यूरिन में, ताजा मूत्र में जो गंदक आती है, फ्रेश यूरिन में थोड़ी देर के बाद वो अमोनिया उड़ जाता है। तो फ्रेश यूरिन में जो स्मेल है वो किसकी वजह से एग्जाम में आ जाए, तो बता दीजिएगा अमोनिया की वजह से है। अगला, हमारी यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, पीसीटी सिक्रीट करता है। ऑन एन एवरेज आपकी यूरिन का पीएच वैल्यू 6 होना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करते हैं अगला, तो बेटा एक आता है GFR। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इसका फुल फॉर्म है। जो आपके फिल्टर लगे हुए हैं बॉमिंस कैप्सूल में, वो किस रेट से ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, उस रेट को GFR रेट कहा जाता है। किस दर से ग्लोमेरुलस फिल्टर आपके खून को छानकर वापस भेज रहे हैं, उसी रेट को GFR रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। समझ में आ गया। GFR क्या होता है, तो आप बताओगे बेटा जिस रेट के साथ आपका खून को फिल्टर कर रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, उस रेट को GFR रेट कहा जाता है। और ये कितना होना चाहिए, तो माना जाता है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml आपके ब्लड को फिल्टर कर सकता है। कौन, ग्लोमेरुलस फिल्टर। और एक दिन में जब आप निकालोगे तो अप्रोक्स निकल के आएगा 180 लीटर ब्लड को एक दिन में फिल्टर करते हैं ये फिल्टर। अब आप कहोगे मैम हमारे बॉडी में तो 5 से 6 लीटर खून होता है। अबे उल्लुओं, कितनी बार आता है, तो हर बार आया, एक बार आया तो 5 से 6 लीटर, अगली बार आया तो 12 लीटर हो गया, अगली बार आया तो 18 लीटर हो गया, अगली बार आया तो आप बताओगे 26 लीटर हो गया। ऐसे करके 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो सकता है आपके किडनी के द्वारा। बार बार आता है खून तो घूमता रहता है, आया सारी चीजों को छोड़ गया फिर चला गया। यूरिन तो आपको दिन में 5-6 बार भी आता है ना, और हर दिन आता है यूरिन, ऐसा तो है नहीं कि आपको 4 दिन तक यूरिन नहीं आया। समझ रहे हो आप। तो बेटा 125 ml पर मिनट GFR माना जाता है हमारे किडनी का, और एक दिन में ऐसा माना जाता है 180 लीटर तक ब्लड को फिल्टर कर सकता है। कितना मतलब बड़ा डेटा है, आप समझ रहे हो। सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अगला पॉइंट आता है, कुछ क्वेश्चंस है कि ये जो आपका यूरेटर डक्ट होता है इसकी लेंथ कितनी है। यूरेटर डक्ट जिसे हम बोलते हैं मूत्रवाहिका, इसकी लेंथ कितनी होती है। मूत्रवाहिका की लंबाई, लेंथ कितनी होती है। अगर आपसे डक्ट बताइए ना अभी थोड़ी देर पहले, तो इस डक्ट की अगर आपसे पूछ ले कि लेंथ कितनी है, ये वाली डक्ट, इसकी लंबाई ये होती है बेटा 25 सेंटीमीटर लंबी। ये पाइप है कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबा। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, मूत्राशय के अंदर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, पेशाब कुछ समय के लिए स्टोर होता है। तो क्वेश्चन आता है कि एक बारी में कितना यूरिन इस ब्लैडर के अंदर स्टोर हो सकता है। तो बेटा लड़के एक बारी में 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, और लड़कियां जो हैं उनका यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो अप्रोक्स 500 मिलीलीटर यूरिन को एक बारी में स्टोर कर सकते हैं अपने ब्लैडर में। उसके बाद इतना जब भर गया
तो कितने यूरिन के भरने के बाद आपको यूरिनेशन की फीलिंग्स आनी जग जाती हैं, मतलब कि आपको फीलिंग्स आने लग गई हैं कि आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। मतलब ऑन एन एवरेज कितना भर जाएगा इस ब्लैडर के अंदर कि आपको क्या होने लग जाएगा, आपको फील होने लग जाएगा कि भैया हाँ अब आपको यूरिनेशन की जरूरत है। तो अप्रोक्स 150 से लेकर 200 ml जैसे यूरिन भर गया ब्लैडर के अंदर, तो आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी कि आपको यूरिन एक्सक्रीट आउट करना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन आता है, जहां से एक्सक्रीट आउट करते हैं उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ऑर्गन है जहां से पेशाब को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो यूरेथ्रा की लेंथ पूछी जाती है। यूरेथ्रा की लेंथ अगर मेल की बात करते हैं तो अलग होती है, अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है यूरेथ्रा वाला पार्ट। गर्ल्स में, लड़कों में 10 सेंटीमीटर, 12 गलत लिख दिया, 10 सेंटीमीटर होता है। मेल के यूरेथ्रा की लंबाई ज्यादा होती है, इसीलिए लड़कों में यूरिनरी और यूरिनरी ट्रैक से संबंधित बीमारियां बहुत कम होती हैं। जनरली लड़कियों में यूरिनरी ट्रैक वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों के यूरेथ्रा वाले पार्ट का लेंथ कम है, लंबाई कम है, ये एक रीजन माना जाता है। तो आप देखेंगे तो आप लड़कों के बॉडी में बहुत ही कम बीमारियां होती हैं यूरिन से रिलेटेड, है ना। जब अगली बात करते हैं क्या कि जब आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ जाए, यूरिन में क्या आ जाए, ग्लूकोज ज्यादा आ जाए, तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है क्या, ग्लाइकोयूरेमिया। ग्लाइकोयूरेमिया। और ये किसको इंडिकेट करता है कि आपको कुछ दिनों में डायबिटीज हो सकता है या हो भी चुका होगा, आप लेट आए हैं डॉक्टर के पास। इसे बोलते हैं ग्लाइकोयूरेमिया। ग्लाइकोयूरेमिया। नेक्स्ट बेटा, अगर आपकी किडनी में सूजन आ जाए, किडनी में सूजन आ जाती है बहुत बार, किसी इंफेक्शन, किसी बैक्टीरिया वायरस के इंफेक्शन से भी किडनी में सूजन आ जाए, सूजन को कहा जाता है इंग्लिश में इन्फ्लामेशन। अगर आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसे कहा जाता है नेफ्राइटिस। उसे कहा जाता है नेफ्राइटिस रोग। नेफ्राइटिस रोग, या नेफ्रॉन सूज गए, किडनी सूजेगा तो नेफ्रॉन सूजेंगे, तो उसे नेफ्राइटिस रोग कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, आपकी यूरिन के अंदर पानी कितना जा रहा है, इसे कौन बैलेंस करता है, एक हार्मोन। हार्मोन का नाम होता है ADH हार्मोन। इसका फुल फॉर्म है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रिन हार्मोन। वैसोप्रिन हार्मोन। और बेटा ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन डिसाइड करेगा आपकी यूरिन में कितना पानी बाहर जाना है। ये एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ADH हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक, यूरेटिक यूरिन से रिलेट कर दो। इसी को वैसोप्रिन या वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। और जब आप अल्कोहल ले लेते हो, बनाकर रखता है। जब आप ज्यादा अल्कोहल लेते हो तो आपने देखा होगा आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। शराब ज्यादा, जो लोग शराबी होते हैं देखा होगा ना, जो बहुत तगड़े वाले बेवड़े होते हैं और रोड पे पड़े हैं, पेंट में ही उन्होंने सूसू कर रखा है ना, तो उनमें उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी पी रखी है, और जब ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर लिया है, तो ये हार्मोन कमजोर पड़ जाता है, ये वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और इसके कमजोर पड़ने से यूरिन में पानी ज्यादा चला जाता है। यूरिन में पानी ज्यादा हो जाता है और यूरिन बार बार आता है आपको, यूरिन आपको बार बार आता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन रखेगा? ADH हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी आपको, वापस आएगा अगले चैप्टर में ये। ठीक है, और अल्कोहल, और सर्दियों के मौसम में भी ये हार्मोन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। देखा आपने कभी ये चीज फील की है? चलो अब बात करते हैं अगला,
जब बेटा आपकी किडनी खराब हो जाती है, अब किडनी खराब तो किसी भी रीजन से हो सकती है, किडनी खराब हो गई है तो आपके पास दो ऑप्शन है। किडनी खराब हो गई, मान लो एक किडनी खराब हुआ, किडनी के नेफ्रॉन्स खराब हुए, तो जैसे आपका खून को छान रही थी किडनी नेचुरल तरीके से, फिर वैसे ही इसे आर्टिफिशियल तरीके से छाना जाता है। आपकी किडनी खराब हो गई तो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक मशीन बताता है डायलाइजर। देखा है कभी आपने, एक मशीन होती है डायलाइजर। उस मशीन, वो मशीन ठीक वैसे ही काम करती है जैसे आपके बॉडी में किडनी नेचुरल तरीके से काम करती है। अब आपकी किडनी तो खराब हो गई है, ये तो खून को फिल्टर करके यूरिन नहीं बना सकती है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपके दो पाइप लगाएगा यहां पर, ठीक है। वहां से रीनल आर्टरी से जो खून किडनी के अंदर जा रहा था वो उन पाइपों में आएगा, उन पाइप से जाएगा डायलाइजर में। डायलाइजर में आर्टिफिशियल फिल्टर लगे हुए हैं, जैसे नेचुरल फिल्टर थे वैसे आर्टिफिशियल फिल्टर थे। ये डायलाइजर यूरिन को इधर की तरफ फेंक देगा, खून को वापस भेज देगा आपके बॉडी में, और इसे बोलते हैं आपका आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानना। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, या बोलते हैं इसे हीमोडायलिसिस करवाया है। सुना होगा आपने कि फलाना इंसान के ना यार किडनी खराब हो गई है, वो डॉक्टर के पास जाता है या हॉस्पिटल में एडमिट है, डायलाइजर पे लगा हुआ है, उसके खून का हीमोडायलिसिस होता है। शायद आपने सुना होगा, है ना, शायद आपने सुना होगा। या तो आपको कोई किडनी का डोनर मिल जाए तो वो अपनी किडनी एक आपको दे दे, तो भाई आप सरवाइव कर लोगे। अब इतना आसान तो है नहीं, अपने इतने अच्छे कर्म तो होते ही नहीं है, इतने अच्छे दोस्त भी नहीं होते, रिश्तेदार भी नहीं होते हैं कि अपना किडनी निकाल के आपको दे दे, है ना। तो फिर आप इसी पे जाओगे। तो ये इस मशीन, जिस मशीन से आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानते हैं उसे डायलाइजर कहते हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से छानना हीमोडायलिसिस कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ था, फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक इंसान के निकाल के दूसरे में लगाई गई थी, तो वो किया गया था 4 मार्च 1954 को पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, ट्रांसप्लांटेशन, प्रथम गुर्दों का प्रत्यारोपण किया गया था जो सक्सेस हुआ था। कहां हुआ था, तो केपटाउन में हुआ था। केपटाउन बोले, केपटाउन में एक हॉस्पिटल था, पीटरब्रेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल। केपटाउन नाम सुना है ना, साउथ अफ्रीका में ना केपटाउन, तो पीटरब्रेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल, ब्रिंघम जगह होगी, पीटरब्रेंट हॉस्पिटल का नाम होगा। ब्रिंघम हॉस्पिटल में सबसे पहले जोसेफ मुर्रे के द्वारा किया गया था। कहां पर, तो केपटाउन में, केपटाउन में। और किसके द्वारा, जो बहुत बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ मुर्रे। जोसेफ मुर्रे, इन डॉक्टर के द्वारा, इन नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे पहला किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन पीटरब्रेंट जगह है, ब्रिंघम हॉस्पिटल का नाम है, केपटाउन में साउथ अफ्रीका में जोसेफ मुर्रे द्वारा किया गया। उसके बाद तो बहुत आम सी बात है, तो आसानी से किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन आपको डोनर चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा लगेगा, कम से कम 8-10 लाख रुपए लग जाएगा ट्रांसप्लांटेशन में। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करवाते हैं भैया, है ना। अब एक बात और सुन लो, अगर आपकी यूरिन में यूरिक एसिड बाहर ना निकले तो यही यूरिक एसिड होता है ना आपके यूरिन में, अगर ये बाहर नहीं गया तो यही यूरिक अम्ल क्रिस्टल की फॉर्म में जमने लग जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल जम जाते हैं, और ये क्रिस्टल जाते हैं आपके घुटने में, नी में, और घुटने में जाकर जम जाते हैं और आपको रोग कर देते हैं। कौन सा, गाउट, गठिया रोग, या अर्थराइटिस भी कहते हैं इसे। यूरिक एसिड ढंग से आपकी किडनी नहीं छान पाता है, तो यही यूरिक एसिड जाकर ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये जाकर एक्यूमुलेट होता है घुटने में। तो घुटने में जाकर जमेगा, तो घुटने में जब आप उठोगे बैठोगे तो घुटने के मेम्ब्रेन्स ऐसे टच होंगी, उनके बीच में क्रिस्टल्स होंगे, तो बड़ा दर्द होगा आपको उठने बैठने में। आप उकड़ू नहीं बैठ पाओगे, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। मेरी मम्मी को है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं गाउट या अर्थराइटिस रोग।
मतलब बुजुर्ग लोगों में जल्दी हो जाता है। अर्थराइटिस डिजीज मम्मी और की उम्र में हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग, गठिया बाव बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं गठिया बाव आया है, इसी को गठिया रोग कहा जाता है, जो बहुत आसानी से हो जाता है और लेडीज में बहुत जल्दी हो जाता है, 45-50 साल की उम्र में हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका गठिया रोग, यूरिक एसिड के जमाव के कारण। बस बेटा ये सारी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पढ़नी है। मैम किडनी ट्रांसप्लांटेशन में मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 12 साल। 12 साल के बाद आप अपना किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं और आप किडनी के डोनर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। आपको HIV एड्स नहीं होना चाहिए, आपको हेपेटाइटिस डिजीज नहीं होना चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होना चाहिए, आपके अंदर खून की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप जो आप जिसको दे रहे हो किडनी उससे मैच करना चाहिए। ये सारी कंडीशन देख कर दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता है ना। ऐसे ही नहीं किडनी उठाकर दे दिया कि आजा भाई मैं तुझे दे देता हूं किडनी, नहीं। ठीक है, मैम आईफोन लूंगा किडनी बेच कर, अरे नहीं यार, कमा कर, पैसे कमा कर ले लेना मेहनत करके। ठीक है, रोहित कुमार, तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ा? क्या होता है एक्सक्रीशन, कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कितने टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, देन किस किस को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक सब पढ़ाया। फिर किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, किडनी में नेफ्रॉन पढ़ा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी, किस तरीके से नेफ्रॉन किडनी में से ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, किस तरीके से यूरिन बाहर आ जाता है, और कुछ उस यूरिन के बारे में बातें करी। बस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, राम विलास मीना, ओके। अब हम मंडे को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो अपना होगा एंडोक्राइन सिस्टम। अगेन टफेस्ट चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने में। सारे हार्मोन, सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे सोमवार को। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज दूं, मैं बहुत सुंदर क्लास नोट्स प्रिपेयर कर रही हूं, इंग्लिश में अगले 10 से 15 दिनों में आ जाएंगे। ऐसे क्लास नोट्स बना रही हूं, आपके बैच में पहली बार बता रही हूं मैं, मतलब इंग्लिश के तो 10-12 दिन में आ जाएंगे, हिंदी के इस महीने के एंड तक में आ जाएंगे, नई साल तक आ जाएंगे। और बेटा उन क्लास नोट्स में मैं इतना बढ़िया कंटेंट डाल रही हूं, कैसे, पूरा जो मैं पढ़ाती हूं उसके अलावा कुछ नहीं, पूरा जो पढ़ाया है वो थ्योरी में डाल दिया, फिर कुछ वन लाइनर डालूंगी, कुछ ऐसे बॉक्स बनाकर, ऐसी चीजें जो आपको जनरल लाइफ में काम आती हैं साइंस की। इतने सुंदर क्लास नोट्स प्रिपेयर कर रही हूं मैं, और उसमें डायग्राम भी रहेंगे सारे, जहां जहां जो डायग्राम की जरूरत है। और वो आप क्लास नोट्स आप मार्केट से या हमारी एप्लीकेशन से ले पाओगे, बहुत कम पैसे में रखूंगी। मतलब वो उन बच्चों के लिए है जिन, मुझे मालूम है आप लोग मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ते हो, है ना, मैं भी नहीं पढ़ती थी, है ना, मैं भी नहीं पढ़ती थी। बस क्लास नोट्स पढ़ लोगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री के, फिजिक्स के बनके तैयार हो चुके हैं, बायो के बस इंग्लिश में आ जाएंगे, और फिर हिंदी में, पहले इंग्लिश के स्लॉट निकालेंगे फिर हिंदी के निकालेंगे, ऐसे करेंगे, अलग अलग होंगे दोनों मीडियम में। और अब मेरी यूट्यूब पे क्लास है एक, बच्चे बहुत यूट्यूब वाले गुस्सा हो रहे थे कि मैम हमें यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम के लिए। तो अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा, बहुत दिनों से क्लास भी नहीं ली है, तो थोड़ा उन पे भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि दिन में मेरी पेड कोर्सेज की क्लास चलती है पूरी, बिना कोई रुकावट के। कभी कभार हो जाता है यार, छुट्टी वुट्टी हो जाती है, बहुत काम भी है ना, तो वो हो जाती है, बाकी ठीक है। ठीक है, चलिए फिर, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम टफ लगेगा, लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो टफ नहीं लगेगा, मेरी तरीके से याद करोगे तो टफ नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब